नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में सीएम भूपेश बघेल भी कूद पड़े हैं, लेकिन खबर यह है कि सीएम भूपेश बघेल का दौरा, जो मुरैना दौरा था, वो रद्द कर दिया गया है। दिमनी के सिहुनिया में यह सभा होनी थी, प्रशासन ने सभा की अनुमति नहीं दी। अनुमति नहीं मिलने पर दौरा कैंसिल करना पड़ा। सीएम भूपेश बघेल ग्वालियर रवाना हो चुके हैं, बताया जा रहा है। ग्वालियर में चुनाव प्रचार करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सभा को संबोधित करेंगे, कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। तो कुल मिलाकर जो दिमनी के सिहुनिया में सभा होनी थी, फिलहाल उसे अनुमति नहीं मिली, प्रशासन ने उसे अनुमति नहीं दी है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में सीएम भूपेश बघेल का मुरैना दौरा हालांकि रद्द कर दिया गया है, वो यहां नहीं आएंगे। प्रशासन ने उनकी सभा को अनुमति नहीं दी थी और सीएम भूपेश बघेल अब ग्वालियर रवाना हो चुके हैं। ग्वालियर में चुनाव प्रचार करेंगे। भूपेश बघेल जी की जन स्वीकार्यता से भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है और इसीलिए मध्य प्रदेश में उपचुनाव में उनकी सभाओं की अनुमति नहीं दी गई। कहीं न कहीं से भूपेश बघेल जी की सभाओं की अनुमति नहीं देने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। यह पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जब मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल फूलपुर में और प्रयागराज जिले में अपनी जनसभा लेने गए थे, तो वहाँ पे भी उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी पहले। फिर उसके बाद उन्हें सभा की अनुमति नहीं दी गई, माइक की अनुमति नहीं दी गई थी। तो अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो चुकी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरैना से दुष्यंत सिकरवार जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, अब इस पर फुल सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनकी सभाओं को अनुमति नहीं देना कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव हो सकता है। जी बिल्कुल कमरुद्दीन जी, जिस तरह से मुरैना में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की सभा होनी थी, आज दिमनी के सोनिया इलाके में वो कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र तोमर के समर्थन में सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन कल शाम को ही परमिशन कैंसिल की गई उनकी, और जिला प्रशासन द्वारा जब ये कैंसिल की गई उसके बाद उनके तंबू जो गड़े हुए थे वो भी उखाड़ दिए गए और उनका फिर रोड शो भी होना था इस सभा कैंसिल के होने के बाद। लेकिन शायद सभा कैंसिल होने की वजह से फिर भूपेश बघेल ने यहाँ आना मंजूर नहीं किया। यही कारण रहा कि उनका पूरा जो रोड शो भी है और सभा दोनों कैंसिल हो गई, उनका दौरा ही कैंसिल हो गया। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह है, भाजपा की एक सभा या बरमौर में होनी है मुरैना विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं भाजपा की सभा की परमिशन और कांग्रेस की सभा की परमिशन ना मिलना, ये राजनीति गलियारों में हलचल पैदा करने वाली बात है। यही आपत्ति कांग्रेस ने भी दर्ज कराई है और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कार्रवाई है उसको भी बैकफुट पर लाती है। दुष्यंत, जिला प्रशासन ठीक है, हाई कोर्ट का अपना आदेश है, जिला प्रशासन भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है, उसकी भी अपनी जिम्मेदारी होती है। कोई ठोस वजह निकलकर सामने आ पाई है कि आखिर क्या वजह थी कि उनकी सभा को इजाजत नहीं मिल रही है और हालांकि दूसरे बीजेपी के नेताओं की सभा को अनुमति है? जी अभी फिलहाल जो कारण बताए जा रहे हैं वो हाईकोर्ट के निर्देश और कोविड गाइडलाइन का पालन करने को लेकर ही बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर ये कांग्रेस के लिए है तो बीजेपी के लिए भी होना चाहिए। तो लेकिन बीजेपी की सभा हो रही है और कल यहाँ कांग्रेस के कमलनाथ की भी सभा बताई जा रही है मुरैना में विधानसभा में। तो देखना होगा क्या कमलनाथ को भी वो परमिशन मिल पाती है, उनको सभा करने की परमिशन मिल पाती है, या फिर एक बार कांग्रेस की सभा के नेता की सभा कैंसिल करती है किन्हीं कारणों से प्रशासन। जी दुष्यंत, छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सीएम भूपेश बघेल की सभा को कैंसिल करना पड़ा, अनुमति नहीं मिली। इससे पहले भी उनके हेलीकॉप्टर को उत्तर प्रदेश में नहीं उतरने दिया गया था। जी कमरुद्दीन जी, ये कांग्रेस का हालांकि कहना है और वो कहेगी भी कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनकी लोकप्रियता है ओबीसी समाज में, वो एक अपनी अलग पहचान बनाई है और यही कारण है कि लगातार उनकी सभाओं को कैंसिल किया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या एमपी हो। और आज भी मुरैना में कांग्रेस का यही कहना है कि बीजेपी ये सब जानबूझ के करा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में है और उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जो
अधिकारी बैठे वो उनके हैं। तो ये कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है। और ये भी कहना है कि बीजेपी घबरा गई है कांग्रेस की कैंपेन को देखकर। कांग्रेस के में लगातार जो लड़ाई है कांग्रेस की, वो जनता लड़ रही है। दल बदलू का और वफादार और गद्दार का जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो जुमले लगातार सियासत में देखे जा रहे हैं कि गद्दार कौन है, वफादार कौन है, ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत। और आपको बताएंगे रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर जोगी कांग्रेस का हल्ला बोल है। आज पीएचई मंत्री के बंगले का घेराव किया जाएगा। विभाग में पीएचई विभाग में बाहरी लोगों को ठेका देने के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है पार्टी और धरना स्थल से पैदल मार्च करेंगे प्रदर्शनकारी। 3 बजे से प्रदर्शन शुरू होगा। तो जोगी कांग्रेस का हल्ला बोल देखा जा रहा है, जहां पर वो बाहरी लोगों को ठेका देने का विरोध कर रहे हैं। पैदल मार्च के बाद घेराव होगा। जोगी कांग्रेस का रायपुर में आज 3 बजे प्रदर्शन शुरू होगा। बताया जा रहा है कि पीएचई विभाग में बाहरी लोगों को ठेका देने के खिलाफ यह प्रदर्शन है जोगी कांग्रेस का, और पीएचई मंत्री के बंगले का घेराव किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अपनी सक्रियता को दिखाती हुई जोगी कांग्रेस पैदल मार्च के बाद घेराव होगा। और खबर रायपुर से, जहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू तूफानी दौरा लगातार कर रहे हैं। मरवाही उपचुनाव के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे और बचरवार और कोटमी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बसंतपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो लगातार तूफानी दौरा चल रहा है। ताम्रध्वज साहू भी इस में लगातार ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। मरवाही उपचुनाव साख का सवाल बना हुआ है दोनों ही पार्टियों के लिए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आपको बता दें मरवाही उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। के ध्रुव यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है इसे जीतना बड़ी चुनौती होगी। और छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने सहज और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मरवाही उपचुनाव के दौरान पेंड्रा के घाघरा गांव में गीत संगीत कार्यक्रम में अपने आप को रोक नहीं पाए और मानधर की थाप पर मंत्री जमकर थिरकते नजर आए। ये देखिए आप, मंत्री कवासी लखमा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के चुनाव प्रचार के लिए मरवाही दौरे पर हैं। मंत्री जब थिरके तब अन्य कांग्रेसी नेता भी कैसे थिरकने लगे, उनमें कितना जोश आ गया, ये तस्वीरों के जरिए आप साफ समझ सकते हैं। राजधानी रायपुर में प्याज के दाम 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि दीपावली तक दाम और बढ़ जाएंगे। वहीं रोज बढ़ते दामों से आम आदमी में जमकर नाराजगी देखी जा रही है। तो जो प्याज कल तक 50 रुपए किलो बिक रहा था वो दोगुने दामों पर करीब करीब पहुंच चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता रायपुर से ममता लांजेवार जुड़ चुकी हैं। ममता, अभी तो 80 रुपए किलो प्याज के दाम पहुंचे हैं और बताया जा रहा है दीपावली तक पहुंचते पहुंचते इसके दाम आसमान छू लेंगे। कैसी नाराजगी देखी जा रही लोगों में? बिल्कुल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार जिस तरह से प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है इसका रीजन क्या लगता है? दूसरी बात ये है कि क्या जो नया कृषि संशोधन कानून हुआ है उसका एक बड़ा रीजन उसका एक दिखाई दे रहा है? सर, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने देश में 3 कानून लाया है, अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम में उन्होंने पूरा लिमिट हटा दिया है। तो जमाखोरी तो होगी। अभी तो प्याज से शुरुआत हुआ, आलू से शुरुआत होगा, दलहन तिलहन सबको उनको लिमिट हटा दिया। कितना भी जमा व्यापारी पूंजीपति कर सकते हैं, तो भोक्ताओं को परेशानी होगी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और निश्चित रूप से ये केंद्र का कानून इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन ममता, मेरा एक सवाल लीजिए कृषि मंत्री साहब से। ममता, मेरा एक सवाल है, कानूनों के तहत हम किस तरीके से उसको नियंत्रित कर पाएंगे? उनका ट्रांजैक्शन है, उनका विनिमयन है, उनकी मार्केटिंग है, उनका ट्रांसपोर्टिंग है, उसको देखने के लिए हमने कलेक्टरों को अधिकार दिया हुआ है। और आज ही आपके मीडिया से हमने सुना है
थोड़ा गिरावट की शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ में। विपक्ष का कहना है कि एक मौका मिल गया भ्रम फैलाने का। विपक्ष का कहना है, कल बृजमोहन अग्रवाल कह रहे थे कि चूंकि प्याज का कोई भी नई फसल आने वाली होती है उसके पहले इसी तरह की स्थिति होती है। मुझे लगता है कि माननीय बृजमोहन जी को हर बात में मोदी जी का समर्थन करना है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन उनको भी मालूम है कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। सर, आप लोग जो नया कृषि जो कानून लाएंगे उससे कैसा लगता है कि कैसे रोक लग पाएगी इन सब चीजों पे, जमाखोरी पे और तमाम? देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि आए थे, उन्होंने कहा था कि कृषि जो है स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है संविधान के, तो कृषि हमारा विषय है, इसलिए हम अपने कृषि के कानून लाएंगे। हम छत्तीसगढ़ में केंद्र के कानून को प्रभावशील नहीं होने देंगे, हम अपने किसानों की मदद करेंगे। तो ये जो विशेष सत्र आए हैं अभी, उसमें कृषि का कानून आएगा, उसको हम पारित कराएंगे। बृजमोहन अग्रवाल कह रहे थे कि संघीय व्यवस्था में बिल्कुल ये संभव ही नहीं है, भ्रमित किया जा रहा है और कुछ दिनों बाद ये सारी चीजें जो है, हमें मालूम है, हम संघीय व्यवस्था का और संविधान का सम्मान करते हैं। उनका जो अधिकार है उन्होंने किया, हमको जो अधिकार है हम करेंगे। सर, जो आम लोग हैं वो काफी त्रस्त हैं, तो इसका मतलब क्या मान के चले, जब कानून आएगा ठीक है, लेकिन अभी क्या कोई राहत नहीं हो सकती प्याज को? हम लोग लगे हुए हैं, प्रशासन को लगाए हुए हैं, लेकिन केंद्र को अपने कानून में तब्दीली करना चाहिए। तो ये है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, उनका कहना था कि यही वजह है कि राज्य सरकार अपना कानून ला रही है और ये तो अभी शुरुआत है। उनका कहना था कि जो 3 कृषि सुधार जो बिल जो कानून बनाया गया है, ममता, मेरा एक सवाल, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था ममता, मेरा चीजें, हालांकि एक सवाल था वो चले गए। उन्होंने कहा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जिक्र किया, आवश्यक वस्तु अधिनियम का जिक्र किया, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने पढ़ा भी है, कि भाई आप आपातकाल के दौरान या महामारी के दौरान भंडारण नहीं कर सकते। और रविंद्र चौबे साहब ये कह रहे हैं कि जमाखोरी हो रही प्रदेश में, कैसे रोका जाएगा इसे, ये तो कानून के खिलाफ है। बिल्कुल, देखिए, इसी को लेकर कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी सवाल हुआ था और कल रविंद्र चौबे जो है उनसे भी बात हुई थी। और अभी भी अगर हम बात करें तो उनका यही कहना है कि जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जमाखोरी रोकने का पहले राज्य सरकारों के पास चूंकि कानून बना हुआ था कि कोई भी एक लिमिट के बाद जो है वो जमा नहीं कर सकता, लेकिन उनका कहना है कि अभी जो है जिस तरीके से छूट दी गई है और उसी का असर दिखाई देने लग गया है और आने वाले समय में और इसका असर दिखाई देगा। उनका ऐसा कहना है कि इसीलिए जो राज्य सरकार है वो अपना कानून जो है वो लेकर आ रही है, उसके बाद इन तमाम चीजों पर रोक लगाने की कोशिश होगी। जो तमाम जो बातें कही जा रही कि आपातकाल में नहीं हो सकता और तमाम चीजें, लेकिन उनका कहना है कि ये कानून अपने आप में उद्योगपतियों के लिए एक हथियार बन गया, जो व्यापारी है उनके लिए हथियार बन गया, उसका वो फायदा उठाने की ममता। और बिहार की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भाई किसान तो बहाना है, बिचौलियों को बचाना है। लगातार इस पर सियासत भी हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका। तो कुल मिलाकर जो प्याज के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, वहीं सब्जियों के दाम में भी आग लगी हुई है। रायपुर में ज्यादातर सब्जियां 50 रुपए किलो से ऊपर हैं। राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार का जायजा लिया हमारी सहयोगी ममता लांजेवाद ने। रायपुर में एक और जहां प्याज 80 रुपए किलो तक पहुंच गया, वहां पर बाकी सब्जियां भी काफी महंगी है और ज्यादातर सब्जियां जो है वो 60 रुपए किलो के ऊपर है, यानी कि आम आदमी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। पूरा बजट गड़बड़ा जा रहा है। हम जो सब्जी विक्रेता उनसे जानते हैं, क्या ये सेमी 80 रुपए किलो बिक रहा है, बरबट्टी 60 रुपए, कुंदरू 40 रुपए किलो, गंवारफली 100 रुपए किलो है, बीन्स 80 रुपए 100 रुपए किलो, टमाटर 50-60 चल रहा है, अभी 30-40 ऐसी हल्का वाला बिक रहा है टमाटर। भट्टा 40 रुपए, लाल भाजी 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो चल रही है। पालक तो 100 रुपए से कम नहीं है। हाँ, फूल गोभी 60 रुपए किलो चल रहा है। हरी मिर्च 80 रुपए किलो है। धनिया 30 रुपए का भी पाव हो जाता है, कभी 20 है। हाँ, 120 रुपए किलो। अभी सस्ती सब्जी में कोई सस्ती सब्जी नहीं, वही 50-60 ही है। सब्जी नहीं आ रही है, सस्ती नहीं है, इसलिए लोग तो जो 1 किलो लेने वाला है आधा किलो ले रहे हैं, बाकी लेके जा रहे हैं जरूर है। धंधा तो अभी पहले जैसा नहीं है, पहले से तो आधा हो गया धंधा जो है। दिक्कत होती है? दिक्कत क्यों नहीं होगा, वैसे लॉकडाउन इतनी सारी रोजी रोटी खराब हो गया, उसके बावजूद महंगाई। प्याज ही 80 रुपये 70 रुपये किलो चल रहा है इसमें। हाँ, अब तो उसको देखना क्या, ये करना भी मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी तो, बल्कि गरीब तो और गरीब हो जा रहे हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो कैसे खरीदेंगे। अभी कोरोना का सिचुएशन है और अभी उनके पास पैसा नहीं है,
काम लोगों का प्रभावित हुआ, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो कमजोर हुए। उसके बाद इस तरीके से जो महंगाई में है और जिस तरह से तमाम जो खाने पीने की चीजें हैं जिसके बगैर आदमी नहीं रह सकता, जीवन चलाना मुश्किल होता है, उन सब में उसके जो दाम है उसमें आग लगी हुई है। और यही वजह है कि आम आदमी के भीतर भी गुस्सा है और कई बार और अक्सर ये देखा गया है कि ये गुस्सा कई बार सरकारों को भी ले डूबता है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लालजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। मुंगेली में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां लोरमी इलाके के टिचानडीह गांव से 4 बुजुर्ग महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंचकर खुद को जिंदा होने का प्रमाण दे रही हैं। शासन प्रशासन से गुहार लगाती ये वृद्ध महिलाएं कलेक्टर से ये कहने पहुंची हैं कि जिंदा हम हैं साहब। इन वृद्ध असहाय महिलाओं का कहना है कि ग्राम पंचायत ने इन्हें मृत बताकर शासन से मिलने वाली योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया है। पंचायती राज की स्थापना जनहित के कल्याण के लिए की गई, लेकिन कुछ सरपंच सचिव की लापरवाही की वजह से ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें जरूरतमंद हितग्राहियों को अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। हद तो यहां तब हो गई जहां 4 साल पहले ग्राम पंचायत ने 29 मृतकों की सूची बनाई, जिसमें गांव के 7 जिंदा लोगों के नाम भी जोड़ दिए। और ग्राम पंचायत के सरपंच बदलने के बाद ये नए कार्यकाल में मामले का खुलासा हुआ। आखिर क्यों इन गरीब बुजुर्ग हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, जिसके बाद से ये अब जिंदा लोग खुद को जिंदा साबित करने का प्रमाण देने के लिए भटक रही हैं। इन बुजुर्ग असहाय महिलाओं के साथ जो हुआ वो बहुत ही अमानवीय हरकत है। वहीं मामले पर डिप्टी कलेक्टर रजनी भगत ने जल्द कार्रवाई की बात कही, लेकिन देखना होगा कि इन जिंदा लोगों को शासन, सरकार, प्रशासन आखिर कब जिंदा मानकर इन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ देती है। आए हैं साहब, हमार पेंशन नहीं मिला, आवास आ रही से तेनो काट दी से मृत्यु कह दी से, अब हम जिंदा हैं साहब। और ये जो 4 महिलाएं थी वो खुद उन्होंने कहा कि हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, और वैसे ही ज्ञापन दिया है। वो चाहती हैं कि शासन की जो भी योजना है। दमदरी पुलिस ने शहर में क्रिकेट सट्टे का खुलासा किया। इस मामले में 4 सटोरिये गिरफ्तार किए गए, साथ ही 8 मोबाइल फोन, 1 LED टीवी और 57,700 रुपए नकद जब्त किए गए। सभी आरोपी रायपुर और तिल्दा के रहने वाले हैं। सटोरियों ने बड़ी चालाकी से दमदरी बस स्टैंड के पीछे ओरियो लॉज का कमरा किराए पर लिया और वहीं की टीवी में IPL मैच पर सट्टा की बुकिंग कर रहे थे। कोतवाली पुलिस को टीम ने रात में ही दबिश देकर सटोरियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मामले में लॉज संचालक पर भी कार्रवाई मुमकिन है। राजधानी रायपुर में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात एक कारोबारी का अपहरण हो गया था। हालांकि पुलिस ने व्यापारी के अपहरण मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक आरोपी फरार है। शंकर नगर में प्रिज्म मेडिकल के सामने से बीती रात 9:30 बजे के करीब आइस कैंडी का व्यापार करने वाले आमिर सोहेल का 4 कार सवार लोगों ने अपहरण कर लिया था। अपहरण करने वाले आरोपियों में अमीन अली, पीयूष रायचुरा, फ्रांसिस मांझी और रोहन शामिल हैं, जिसमें से रोहन को छोड़कर बाकी के 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। अपहरण करने के बाद आरोपियों में पीड़ित कारोबारी के मोबाइल फोन से ही परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती की रकम की डिमांड की गई थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की थी। और अब बात कोरोना की। कोरोना संकट काल ने नवरात्र में बेड़िया लगाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन लोगों की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। लघु भारत कहलाने वाले भिलाई में हर साल की तरह इस साल भी शासन प्रशासन की गाइडलाइन के तहत नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। जहां पंडाल छोटे हैं, माता की प्रतिमाएं छोटी हैं, लेकिन आस्था बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है। कुछ ऐसी ही पंडाल तक हमारी टीम पहुंची, जहां संकट काल के बीच बेहद ही आकर्षक तरीके से माता का दरबार सजाकर उनकी आराधना की जाए।
कोरोना संक्रमण के बीच नवरात्र का पर्व संपूर्ण भिलाई दुर्ग में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि जरूर कोरोना का संकट काल चल रहा है, लेकिन लोगों के उत्साह में, लोगों की भक्ति में कोई कमी नहीं आई है। अभी हम खड़े हैं सेक्टर 5 के मनो उपासना दुर्गोत्सव समिति में, जहां पर आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से इस मंच को माता दुर्गा रानी को यहाँ पर स्थापित किया गया है। पूरे एक समंदर का रूप दिया गया है। जब कोरोना संकट काल है, ऐसे में आपको किस तरह से दिमाग आया है कि किस तरह की व्यवस्था करना चाहिए यहाँ पे? नौ उपासना दुर्गोत्सव समिति के तत्वाधान में 24वां साल है हमारा दुर्गोत्सव करते हुए। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, सभी को विदित है कि पिछले 7-8 महीनों से हम लोग कोरोना से परेशान हैं। हम सबकी ये प्रार्थना है कि माँ इस कोरोना की महामारी से हम सबको जल्दी से जल्द निजात दिलाए। उसी को ध्यान में रखते हुए और शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह जो है उसका पालन करते हुए, जो भी गाइडलाइन शासन की है उसका ध्यान रख के हम लोगों ने ये दुर्गोत्सव का आयोजन किया है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है, मास्क दे रहे हैं, मतलब सभी को, जैसे जो लोग खुशी भी यहाँ, मतलब हमारे सेक्टर 5 में जैसे भैया जी किए हैं, नीरज पाल भैया जी, तो रौनक है सेक्टर 5 में। और जो भी आ रहे सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, हम लोग सभी तरह से उनका ख्याल रख रहे हैं। सब आराधना करें कि ये कोरोना संकट का दूर हो जाए, और उनकी हम लोग सब लोग मिलके प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष अच्छी से, जैसे अपन ने सोशल डिस्टेंस से किया है, उस तरह अगली बार हम सब मिलके अच्छी से हो जाए, बस माता का ही। चलिए, तो ये है लोगों की जो दुआएं हैं, माता रानी से ये दुआएं कर रहे हैं कि माता दुर्गा जो अपने साथ में वो कोरोना को भी लेकर चली जाए। पाबंदियां जरूर हैं, कोरोना का संकट जरूर है, लेकिन इनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। तो आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है, जहां मंदिरों और दुर्गा पंडालों में पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर कड़े और सख्त प्रशासनिक नियम मंदिरों और दुर्गा पूजा आयोजकों के लिए जारी किया गया है। जहां पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ तो नजर नहीं आ रही, लेकिन कोरोना से बचने के नियम जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। कोरोना के खतरे के मद्देनजर इस बार प्राचीन कुदरगढ़ धाम में इस साल आयोजित होने वाले महोत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।